Good morning, dear aspirants. So today our quote is, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. तो जो ज़िंदगी होती है वो एक साइकिल में सवार यात्री की तरह होती है, जिसको आगे बढ़ाना भी है और हमको उसका संतुलन भी बनाना है। तो जीवन में अपने अचीवमेंट को प्राप्त करते हुए हमें अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में संतुलन बना करके चलना है, क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं। हमको दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित करना है। यदि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि हमारा मोरल डाउन होता है, तो इसके लिए हमको हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि हमको उससे सीख लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। यदि हमारे पास बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स आती हैं तो उस समय भी हमको बैलेंस करना है। हमको उस समय गौरवान्वित होना है, ना कि हमको निगेटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। तो जो ये कोट था ये दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स। सो नाउ आइए देखते हैं आज की वर्ड मीनिंग। जो पहली मीनिंग है वो है एस्टोनिशिंग। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। जो ये मीनिंग आई हुई है ये एक्चुअली एडिटोरियल में आई हुई है। इसमें यूपी इलेक्शन चल रहा है, तो वहाँ ऑडिटर ने जो है सोशल जस्टिस के बारे में बात की है। तो उन्होंने बोला है कि इट इज़ वेरी एस्टोनिशिंग दैट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इवन स्टिल कुड नॉट कम एट द अपर लेडर, कि जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो अभी भी मेन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। आइए सेकेंड मीनिंग जो है वो है रेलीगेटेड, असाइन एन इन्फीरियर रैंक। इसमें यह भी सोशल जस्टिस से लिया गया है। जो ऑडिटर ने जो एडिटोरियल सेक्शन में जो लिखा है उससे लिया गया है रेलीगेटेड। तो जो मार्जिनल कम्युनिटीज ऑलवेज रेलीगेटेड, उनको लोअर असाइन रैंक दी गई। नेक्स्ट मीनिंग इज वेंगुआर्ड, अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन अ न्यू डेवलपमेंट्स। तो जो वेंगुआर्ड है ये भी एडिटोरियल से लिया गया है कि वेंगुआर्ड पर्सन्स लीडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। नेक्स्ट मीनिंग इज डार्लिंग, बिलव्ड पर्सन। ये एक्चुअली आया हुआ है केरला मॉडल का, जो डेवलपमेंटल का जो एडिटोरियल में जो दिया गया है उसके बारे में बताया गया है कि जो डार्लिंग ऑफ द नेशन नॉन फॉर टूरिस्ट हॉटस्पॉट, तो उसका कैसे डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। नेक्स्ट मीनिंग इज रेविटलाइज्ड, इम्ब्यू समथिंग विद न्यू लाइफ। तो इसी में इसको बताया गया है हाउ केरला मॉडल कैन बी रेविटलाइज्ड फर्दर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो ये थी आज की अपनी वर्ड्स मीनिंग। अपन ने इनका यूज करना सीखा। एक्चुअली वर्ड्स मीनिंग में क्या है कि इफ़ वी कैन यूज इन डेली लाइफ देन आवर रियल पर्पस विल बी अचीव्ड, नॉट जस्ट मगअप। हमको इनको याद करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ये पहला फर्स्ट स्टेप है कि इसको मेमोराइज किया जाए और इसको डेली लाइफ में यूज किया जाए, तभी इसको सीखने का अपना जो औचित्य है वो प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं आज के मेन टॉपिक्स। उनको पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वन बाय वन वी विल डिस्कस। तो जो ओवरऑल जो इसके टॉपिक लिए गए हैं आज के, वो मेनली 5 टॉपिक्स लिए गए हैं। आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। बैटल ऑफ बैलट बिगन्स इन यूपी टुडे। अब जो ये है अपना जो पहला पेपर है उसके पर्सपेक्टिव में इसको बताया गया है कि जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर चुनाव आज से शुरू होने हैं,
इसको जब इस पर मेजर टॉपिक पर इस पर डिस्कशन करेंगे तब इसके बाद इसमें बात की जाएगी कि हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर थर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली इसमें बताया गया है कि किसान कैसे शुगर केन की खेती करते हैं, तो दैट इज द टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी एंड फ्रॉम द थर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द टॉपिक ऑफ द इकोनॉमिक्स एज वेल एज एग्रीकल्चर। तो सेकेंड टॉपिक इज रिविजिटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक्चुअली ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है वो ऑलवेज कंसंट्रेटेड वाज ऑन द कल्चरल टॉपिक्स, नॉट ऑन जस्टिस, नॉट ऑन सोशल जस्टिस। तो हाउ सोशल जस्टिस एज अ मेन इश्यू कैन बी फर्दर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूपी इलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवाइविंग केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब जो ये केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे केरला की लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम्स चैलेंजेस क्रिएट हो रही हैं इसको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। एक्चुअली पेपर थर्ड में है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलेबस में दिया गया है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज द सोसाइटी mainly depends on the energy consumption. So what are the major sources of energy? Actually there are many conventional sources of energy that are polluting and making the concentration of carbon dioxide in the atmosphere at the higher level and disturbing the proportionate of the major gases in our atmosphere. तो इसमें मेनली क्या है, अपन को ये समझना है कि जो फ्यूजन एनर्जी है हाउ इट इज अ क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूसिंग द फर्दर कार्बन emissions. Next topic is INCOIS carries out coastal vulnerability assessment. पेपर थर्ड इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर ऑन ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो ये इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मेन बैकअप क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है, बैटल ऑफ बैलट बिगन्स इन यूपी टुडे। तो जो यूपी इलेक्शन है, यूपी स्टेट इलेक्शन वो आज से कमेंस हो रहे हैं। वो मेनली वेस्टर्न यूपी में कमेंस होने वाली है। यदि हम इसको रफली वेस्टर्न यूपी मानते हैं, एक्चुअली वेस्टर्न यूपी का भाग है, तो यहाँ पर पड़ता है ब्रिज, जिसको ब्रिज क्षेत्र बोलते हैं, मथुरा रीजन जनरली, और यहाँ पे पड़ता है अवध, जिसको अयोध्या जी बोलते हैं, और यहाँ पे पड़ता है पूर्वांचल। तो जो वेस्टर्न यूपी है उसमें मेनली 58 सीट्स में चुनाव होने वाला है। फर्स्ट राउंड में 58 सीट्स में चुनाव होने वाला है। अब टोटल सीट्स जो है यूपी में वो है 403 टोटल असेंबली सीट्स इज 403 एंड इन टू द फर्स्ट फेज इन वेस्टर्न यूपी 58 सीट्स पे इलेक्शन होने वाला है। तो इस पे जो ऑथर ने बात कही है वो मोस्टली उन्होंने डिस्कस जो किया है वो ये कही है कि ये किस प्रकार से यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होने वाली है, और इस वेस्टर्न यूपी की जो कंडीशंस हैं, सोशल और ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वो किस पर्सपेक्टिव में है। एक्चुअली जो वेस्टर्न यूपी है यहाँ पर मोस्टली फार्मर्स कंसंट्रेटेड है, और जो ये रीजन है वेस्टर्न यूपी का, ये मेनली जो फेमस है वो शुगर कैन एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, शुगर कैन एग्रीकल्चर। तथा यह जो रीजन है वो पोटैटोज यानी आलू की खेती के लिए, पोटैटोज एग्रीकल्चर के लिए भी फेमस है। अब देखिए, जो ये टॉपिक है शुगर कैन एग्रीकल्चर, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसमें अपन समझेंगे कि व्हाट ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शुगर कैन। तो शुगर कैन के डेवलपमेंट के लिए हमको पहले चाहिए टेम्परेचर, कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद चाहिए कि क्या रेनफॉल होना चाहिए, और रेनफॉल के बाद अपन को समझना कि सॉइल क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है शुगर कैन एग्रीकल्चर के लिए जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 20 डिग्री टू 27 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर एक्चुअली उत्तर प्रदेश जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, बट सम वेयर नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। और रेनफॉल जो चाहिए, रेनफॉल वो चाहिए 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, सॉरी, इसको जो रेनफॉल है वो चाहिए 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो इसके लिए जो है, और सॉइल किस तरह की चाहिए, चूँकि इट इज़ ए रीजन ऑफ रिवर गंगा, इट इज़ रीजन ऑफ रिवर गंगा, इट इज़ रीजन ऑफ रिवर गंगा। तो जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स है वहाँ पर डिपॉजिट किए जाते हैं। एल्यूवियल साइल जो है अपरदन के द्वारा, इरोजन के द्वारा उसको लाई जाती है और यहाँ पर डिपॉजिट किए जाते हैं इस ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा में, ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा। तो जो ये वेस्टर्न यूपी है ये वेरी सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द शुगर कैन एग्रीकल्चर। अब ये टॉपिक जो था, ये रिक्वायरमेंट थी, जो ये था फर्स्ट पेपर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। अब आइए इसी टॉपिक को समझते हैं कि ये थर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पेपर में जो दिया गया है वो दिया गया है एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्राइजिंग। जनरली गवर्नमेंट के द्वारा MSP अनाउंस किया जाता है, बट शुगर कैन के लिए फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइजेस अनाउंस किया जाता है। सो हाउ शुगर कैन प्राइजिंग, तो शुगर कैन प्राइजिंग कैसे होती है, शुगर कैन प्राइजिंग, जो शुगर कैन प्राइजिंग है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, इसके द्वारा जो है डिटरमाइंड की जाती है। बट अनाउंस किसके द्वारा किया जाता है, जो अनाउंस किया जाता है वो किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। एक्चुअली जो ये कमेटी है ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है अनाउंस किया जाता है। बट डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। So dear students, our next topic is revisiting the politics of social justice in उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश में अर्लियर जो इलेक्शंस होते थे और जो हुए हैं उनमें मेनली कल्चरल टॉपिक्स को या कल्चरल इश्यूज को हाईलाइट किया जाता था और मेजर पार्टियों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे यह बताया गया है जो यूपी में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, जो लोअर क्लास सेक्शंस है, उसको कैसे सोशल जस्टिस के थ्रू उसको वोटिंग बिहेवियर को बदला जा सकता है। तो ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पॉलिटिक्स, व्हाट इज सोशल जस्टिस। एक्चुअली इन सेकेंड पेपर पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड सोसाइटी, सोशल जस्टिस में एक्चुअली ये स्पेशल टॉपिक दिया गया है सोशल जस्टिस। तो आइए समझते हैं कि सोशल जस्टिस है क्या। एक्चुअली सोशल जस्टिस इज अ प्रोवाइडिंग ड्यू कंसीडरेशन टू एवरीवन। जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो पहले से धर्म से ओरिजिन हुआ है कि सभी को डिग्निटी और रिस्पेक्ट बराबर तौर पर दिया जाना। एक जर्मन फिलोसफर हैं जिनका नाम इमैनुअल कांत है, उन्होंने बताया है कि एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन डिग्निटी। एक हर व्यक्ति के अंदर एक गरिमा होती है जिसको मेंटेन करने के लिए न्याय की आवश्यकता होती है। तो न्याय दिलाने के लिए यदि डिग्निटी ऑलरेडी मौजूद है तो उसके फर्दर क्या, तो उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए या उसको आगे ले जाने के लिए समान अवसर का होना जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि सोशल जस्टिस कैसे कैसे काम कर सकता है।
तो सोशल जस्टिस है इक्वल, सोशल जस्टिस के जो मेन कंसेप्ट है इक्वल, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल्स। अब इसमें मेनली अपन को ये देखना है कि यदि ऑल इंडिविजुअल्स, यदि सभी इंडिविजुअल सेम कंडीशंस पर हैं तो हमको सभी को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। इसमें मेनली जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज को निगलेक्ट करते हुए सभी को एक समान मानते हुए उनको एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। सपोज दैट यदि कोई एक व्यक्ति किसी पत्थर को तोड़ने के 50 रुपये लेता है तो अगले व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि तुम अदर रिलीजन के हो या अदर धर्म के अनुयायी हो इसलिए तुम्हें 50 रुपये नहीं दिए जाएंगे। तो इसमें जो है रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड जेंडर, इनके बेसिस पे जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। तो ये है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। जो एक सर्कमस्टांसेस है, जो कंडीशंस है, उसमें सभी व्यक्ति यदि इक्वल हैं तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल ट्रीटमेंट, प्रोपोर्शनल ट्रीटमेंट, प्रोपोर्शनल ट्रीटमेंट, प्रोपोर्शनल ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे काम हैं जो कि स्किल पे डिपेंड करते हैं। हर काम के लिए अलग अलग स्किल्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेबल जॉब इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एसपी जॉब। टू बिकम द एसपी रिक्वायर्स स्पेशल स्किल like knowledge of law and other subject matter, dealing the cases in a very efficient way, and the constable level just implementing the order at the lower level। तो इस यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि दोनों इक्वल हैं। एज अ पर्सन बोथ आर इक्वल बट एज अ स्किल बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे दो व्यक्ति जो कि अलग अलग हैं तो उनको रिन्यूमरेशन जो है अलग अलग ही मिलना चाहिए बेसिस ऑन द मेरिट। एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे और ले सकते हैं कि सपोज दैट किसी क्लास में 30 बच्चे हैं। यदि किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, यदि 30 बच्चे ने एग्ज़ाम्स लिखा, किसी ने 15 नंबर का अटैम्प्ट किया आउट ऑफ द 50, किसी ने 20 नंबर का अटैम्प्ट किया, किसी ने 30 नंबर का अटैम्प्ट किया, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये सभी बच्चे मेरी क्लास के हैं इसलिए सभी को बराबर बराबर नंबर 30 नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेहनत ज़्यादा किया है, कुछ ने एफर्ट्स ज़्यादा लगाए हैं, तो उनको सही मार्किंग मिलना उनको अदर्स की अपेक्षा जो है सही मार्किंग मिलना ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है एफर्ट्स। तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स और मेरिटोक्रेसी है वो डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर कंसेप्ट है वो ये है स्पेशल नीड। स्पेशल नीड इसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ सेक्शंस जो हैं वो बैकवर्ड हैं ड्यू टू सम रीजन्स लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी, अदर एजुकेशनल रीजन्स, अदर सोशल रीजन्स। तो हम उनको प्रोपोर्शनल ट्रीटमेंट के तरीके से भी इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल ट्रीटमेंट तरीके को तब माना गया है जब सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस सेम हैं, जब परिस्थितियां सेम हैं तब हमने मेरिट तैयार किया है। लेकिन यहाँ पर यदि परिस्थितियां सेम होंगी स्पेशल नीड के केस में, सपोज दैट कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 आवर है, जो फिजिकली फिट पर्सन है उसकी सिटिंग कैपेसिटी 8 आवर है, तो वो ज़्यादा पढ़ सकेगा। यदि अपन इनके बीच प्रोपोर्शनल ट्रीटमेंट करेंगे ये मानते हैं कि ये सभी सेम परिस्थितियों में हैं, तो जो स्पेशल नीड है ये पीछे रह जाएंगे। तो इनको जस्टिस दिलाने के लिए स्पेशल कैटेगरी के रूप में रखा जाता है या इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है। अब नेक्स्ट जो इसी के अंदर कंसेप्ट है वो ये है कि कैपिटलिस्ट
कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिज्म, तो इसमें क्या है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें क्या है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एक ग्रुप ऐसा है जो ये चाहते हैं कि मार्केट खुला हुआ होना चाहिए, जिसके पास पैसा होगा वो खरीदारी करेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो एक जो है ये पूंजीवाद कहलाता है, कैपिटलिस्ट। इसके जो अनुयायी हैं वो कैपिटलिस्ट हैं। उनका ये मानना है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हम चीज़ों को बनाएंगे, जिसके कैपेसिटी होगी, जिसके क्षमता होगी खरीदने की, वो मार्केट से खरीद सकेंगे, तथा जिनके अंदर क्षमता नहीं होगी वो नहीं खरीद सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यदि ऐसा हुआ तो जो ऑलरेडी पहले से पिछड़े लोग हैं वो तो वैसे ही विकास की गति में पीछे रह जाएंगे। तो इसको पूर्ति करने के लिए सरकार का इंटरवेंशन करना जरूरी है। तो इसके थ्रू इसको ये माना जाता है कि सोशलिज्म, कि जो देश के संसाधन है उसमें सोसाइटी का ही अधिकार है। तो गवर्नमेंट इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स या पॉलिसीज के थ्रू इसको सभी को न्याय दिलाने के लिए काम करती है। तो लाइक हाई लेवल ऑफ टैक्सेस और थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट है थ्रू रिसोर्स मोबिलाइजेशन, संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरे मार्जिनलाइज ग्रुप तक पहुंचाना। तो इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू लोगों में इक्वालिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए काम करती है। तो मेनली ये था जो उसमें बताया गया है यूपी के सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, कि इसको कैसे आगे लाया जा सकता है ताकि सभी को समान न्याय मिल सके। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली उसमें बताया गया है कि रिवाइविंग केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एक्चुअली ये पेपर सेकंड का भी भाग है, जो क्योंकि पेपर सेकंड में जो है प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के बारे में बात किया गया है और क्या क्या डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स लाए जा सकते हैं। और जो पेपर थर्ड है उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर केरला जो है एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पर, मॉडल के तौर पर लिया जा सकता है कि केरला जो है कैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट हुआ पिछले दिनों, और जो है अब उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो जो केरला है वो सभी जानते हैं कि पहले से लिटरेसी रेट, हाई लिटरेसी रेट और लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, जाना जाता है। पर यहाँ पर क्या है, अभी जैसा कि पेंडेमिक के दौरान देखा गया कि हाई मॉर्टेलिटी रेट, क्योंकि यहाँ पर जो है ओल्ड पॉपुलेशन हाई है ड्यू टू लिविंग स्टैंडर्ड्स, गुड लिविंग स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट भी हाई थी। अब यहाँ पर केरला मॉडल में क्या है कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, एक्चुअली ये कोस्टल रीजन है, ये एक्चुअली जो है कोस्टल रीजन है जो कि मालाबार कोस्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे मैनी डिजास्टर्स, इन्वायरमेंटल चेंजेस, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए शशि थरूर जो फेमस पार्लियामेंटेरियन है और स्कॉलर हैं, उन्होंने इसको जिक्र किया हुआ है कि जो केरला मॉडल है वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। वहाँ पर इंक्रीजिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अभी पिछले वर्षों में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, जिससे लोग एक प्लेस से दूसरी जगह पर माइग्रेटेड हुए हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे इसको रिवाइविंग किया जा सकता है, क्या पॉलिसी प्रोग्राम लाने चाहिए जिससे इसको, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराया जाना इसका सॉल्यूशन है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। एक्चुअली ये पेपर थर्ड का टॉपिक है। पेपर थर्ड में स्पेशली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल डेवलपमेंट जो है एनर्जी कंजम्पशन पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें जो है फ्यूजन एनर्जी के बारे में बताया गया है, फ्यूजन एनर्जी। अब ये फ्यूजन एनर्जी क्या है, एक्चुअली फ्यूजन एनर्जी जो हमारे सूर्य में जो
रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, उसको साइंटिस्टों ने जो है प्रयोग किया है और उससे ये डिराइव किया है कि जब हाइड्रोजन का वन एटम और तो ये हीलियम बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें क्या है कि हाई लेवल पर थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी जनरेट की जाती है। अब इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये वेरी लेस कार्बन प्रोड्यूसिंग, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और ये ग्रीन एनर्जी के तौर पर लिया जा सकता है। तो इट विल प्रोवाइड द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द एनर्जी सेक्टर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज INCOIS कैरीज आउट कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें अपन को पेपर थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एज ए इंस्टीट्यूशन। तो अपन एज ए एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं यदि कोई डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आइए समझते हैं ये क्या है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया 1998 में। इसका हेड क्वार्टर जो है हैदराबाद में है, हैदराबाद। एक्चुअली जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ओशियन पर रिसर्च करना, हाउ इट इज एक्सपांडिंग थर्मली, और इसका एक्सपांसन कैसे हो रहा है, हाउ सी इज राइजिंग, तो वाटर लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है, व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन द ओशियन, हाउ इट इज अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा एंड फना। तो इस चीज़ को IONS ने कोस्टल वल्नरेबिलिटी, क्योंकि कोस्टल रीजन्स पे जो है साइक्लोन, मेजर सुनामी आने के जो चांसेस होते हैं उसके बारे में कोस्टल वल्नरेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है ये मेजर टॉपिक्स आज के जो है कंक्लूड किए, और जैसा कि यस्टरडे हमने जो है 2 क्वेश्चन पॉलिटी के दिए थे और 2 मेंस के क्वेश्चन दिए थे, तो आइए देखते हैं कि उनका आंसर क्या है। मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अपन को जो है फाइंड करना होता है कोई एक ऑप्शन, और मेंस के टॉपिक में अपन को उसमें एक्सप्लेनेशन थ्रू राइटिंग करना पड़ता है। तो आइए उसका राइटिंग भी करेंगे और पीटी के जो है क्वेश्चन भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उनके पीछे जो हिडन कंसेप्ट है उसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो मैंने पॉलिटी के 2 क्वेश्चन दिए थे, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिए थे, उसमें से कृष्णकांत द्विवेदी जी थे और राजीव पांडे जी थे, काफ़ी उनके आंसर सही थे। तो आइए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था पीटी का वो ये था कि इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वेलफेयर स्टेट हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो जो वेलफेयर स्टेट था, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, उसमें जो डिस्कस किया गया है एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ए नंबर था उसका आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसका आंसर था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं? एक्चुअली जैसा कि प्रियम्बल में लिखा है, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जो पॉलिटिकल जस्टिस है,
वो तो फंडामेंटल राइट से फुलफिल हो जाता है, फंडामेंटल राइट से फुलफिल होता है। बट व्हाट अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस? तो चूंकि उस समय रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स थे, एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तो ये राज्य को नीति निर्देश दिए गए कि जब भी आप अपनी नीतियां बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को समाज में लाने के लिए ये राज्य को नीति निर्देशक दिए गए संविधान के द्वारा। तो ये था अपना पहला एक्सप्लेनेशन। सेकेंड क्वेश्चन था वो ये था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो सेकेंड ऑप्शन था वो ये था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट्री उसका आंसर था बी नंबर। तो जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, इसमें क्या है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए उत्तरदायी होते हैं थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट लाइक क्वेश्चन आवर। तो यहाँ पर जो है सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो विधायिका को रिस्पॉन्सिबल रहे। ये जो है प्रेसिडेंशियल मॉडल से डिफरेंट है। प्रेसिडेंशियल मॉडल में क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें जो है एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, जवाबदेहिता ज़्यादा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सरकार एक बार बनने के बाद उसको गिराना बहुत मुश्किल है। तो ये थे अपने क्वेश्चन। अब आइए समझते हैं मेंस के क्वेश्चन, कि जो मेंस के क्वेश्चन थे वो क्या थे। जैसा कि अपना मेंस का पहला क्वेश्चन था कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, दोज बिकेम द टॉर्च बीरर व्हाइल डिस्कार्डिंग द कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। तो इसका आंसर क्या था? एक्चुअली जो है फर्स्ट पेपर में फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का कंट्रीब्यूशन में सिलेबस में दिया गया है, तो उसको समझना है। तो इसमें मेनली अपन को 3 पार्ट में आंसर देना है। इंट्रोडक्शन, तो ये है आंसर, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में अपन ये दे सकते हैं कि व्हाइल देयर वर मैनी चैलेंजेस एट दैट टाइम सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, बट वुमेन कंट्रीब्यूटेड एट द लार्ज स्केल इन आवर फ्रीडम मूवमेंट। तो वो कंधा से कंधा मिलाकर मेंस के उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। अब इसकी जो है मेन बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें मेनली अपन को लिखना है कि इसको डिफरेंट फेजेस में बांटा जा सकता है कि 1857 के पहले किस किसने कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो था भीमाराव होलकर। जो सेकेंड थी वो थी रानी चन्नमा। थर्ड थी बेगम हजरत महल। अब आइए इसके आगे चलते हैं। 1857 में जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था रानी लक्ष्मीबाई का। अब इसके बाद क्या हुआ, जो मेन इंसिडेंट हुई वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके दौरान राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता
कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित और कमला नेहरू, कमला नेहरू इन्होंने जो है काफ़ी हाई लेवल पर पार्टिसिपेशन किया। अब 1820 के बाद 1820 नहीं 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसके बाद जो मेन मूवमेंट आता है वो है 1930 सिविल डिसोबीडियंस, ये साल्ट सत्याग्रह। इसमें मेनली जो पार्टिसिपेशन था वो था सरोजनी नायडू, इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो मेनली सरोजनी नायडू का था। कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू। तो इस तरीके से अब इसके बाद जो था वो था मेन क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में था कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो थी उषा मेहता। जब सभी मेन लीडर्स को इम्प्रिजन कर दिया गया तो उषा मेहता ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाया और गांधी जी के डू और डाई जो स्लोगन था उसको थ्रो आउट इंडिया उस मैसेज को पहुंचाया। तो इस प्रकार से जो है वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन अपने फ्रीडम स्ट्रगल में अपन ने जो है डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स अपन ने पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया और उसके सभी एस्पेक्ट्स को समझे, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। अब जो हमने करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन कल पोस्ट किया था उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं उसको समझते हैं, उसका आंसर कैसे होगा। तो जो कल क्वेश्चन दिया था वो ये था कि राइट बाय व्हाट मेजर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। तो जो इंट्रोडक्शन होगा वो ये होगा कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग around 17 to 18% of GDP while population dependent on agriculture is more than 50%। तो यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं कि जो ओवरऑल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन ही बहुत ही कम है। तो इससे फार्मर्स की इनकम पे क्या इम्पैक्ट होता होगा। तो इसकी जो बॉडी होगी वो ये था, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था मेजर टॉपिक्स में, तो उसमें ये था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट को मोर बजटरी एलोकेशन करना पड़ेगा। और मेनली जो बजटरी एलोकेशन करना पड़ेगा वो कैपिटल फॉर्मेशन पे करना पड़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन को अपन ने समझा था कि डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, etc।
तो इस पर जो है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नेक्स्ट मेजर्स वो क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। तो इस पर काम करने के लिए एक्चुअली ये भी लगभग सेम ही है कि गवर्नमेंट का जो ओवरऑल जो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जैसे जैसे हम बजटरी एलोकेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनपुट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ेगी और जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की वो कहीं ना कहीं लगभग सेंट्रल एशिया के बराबर आ पाएगी और फर्दर फ्यूचर में अपन चाइना के प्रोडक्टिविटी के लेवल तक पहुंच सकेंगे। अदर मेजर्स और क्या लिए जा सकते हैं, अदर मेजर्स लिए सकते हैं इंक्रीजिंग लैंड होल्डिंग। तो इससे क्या है कि जब खेत बड़ा होगा तो उस पर खेती करना आसान होता है, कमर्शियल मैकेनिज्म्स और इनपुट्स का अप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे ये लिखा जा सकता है कि जो अभी प्रेजेंट का जीडीपी में योगदान है एग्रीकल्चर का, उसको और स्कीम का मेजर स्कीम्स का जिक्र करते हुए कंक्लूजन दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेनेशन देखा, जो हमने कल क्वेश्चन पोस्ट किए थे, तो हमने प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन पीटी प्लस मेंस दोनों को देखा। तो जो आज के क्वेश्चंस हैं आइए उनको समझते हैं। आपको जो इनके आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और यदि हो सके तो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी उसका लिखना है। तो जो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एंटर द साइकिल। तो ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें मेनली ये पूछा गया है कि जो जियोकेमिकल साइकिल है उसमें वेदरिंग के बाद जो कौन सी मेनली न्यूट्रिएंट्स साइकिल है जो कि उस साइकिल में इंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है इनपुट दिया जाए, उसके इनपुट के बदले कितना आउटपुट आता है, तो उसमें से ये आपको आंसर बताना है। आइए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। जो मेंस का क्वेश्चन है वो ये है पहला कि चोल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेड अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसको डिस्कस करना है कि जो चोल टेम्पल आर्किटेक्चर है उन्होंने कैसे उसको उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट ज्योग्राफिकल फीचर्स फॉर शुगर कैन क्रॉप। जो हमने आज एडिटोरियल में डिस्कशन किया और जो उसमें शुगर कैन के बारे में बताया गया कि क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए तथा एक्सप्लेन अबाउट शुगर प्राइजिंग। अब शुगर का जो है प्राइजिंग कैसे होता है उसको बताना है।